हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। एज़ यू नो हमारी एथिक्स की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में हमने यूनिट 2 जो है स्टार्ट कर दिया है और यूनिट 2 में हम अभी एटीट्यूड जो है फिनिश कर चुके हैं और हम अभी एटीट्यूड के बाद आज इमोशनल इंटेलिजेंस जो है स्टार्ट करना है। पर मैं समझता हूँ आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर जो इमोशंस होते हैं या इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, क्या इसकी एडमिनिस्ट्रेशन में भी कोई नीड होती है? तो डेफिनेटली ये एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है और इसको मैं आपको एक करंट के ही एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगा। एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, नाम नहीं लूँगा मैं, और वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उसने रिवोल्ट कर दिया था। अब पॉलिटिकल पार्टी जब रिवोल्ट करती है तो कलेक्टर और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स क्या करते हैं, पुलिस वगैरह उन्हें रोकने जाते हैं। अब मुझे बताइए, लोग तो इमोशंस में आकर क्या कर रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं। क्या एक कलेक्टर को उस समय जो अपना डिसीजन है वो इमोशंस में आकर लेना चाहिए? डेफिनेटली नॉट। उन्हें अपना डिसीजन जो है पूरी तरह से लॉजिक और रीजनिंग से लेना चाहिए। पर कलेक्टर ने क्या करा, इमोशंस में आकर जो पॉलिटिकल पार्टी का एक पर्सन है, कार्यकर्ता, उसको थप्पड़ मार दिया, जिसके कारण जो बात 1 मिनट में सॉल्व हो सकती थी वही बात क्या हो गई, कई दिनों का एक पॉलिटिकल मुद्दा जो है बन गई। तो इस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस जो है बहुत मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर एज अ पब्लिक ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आप जो डिसीजन ले रहे हैं अगर उसमें इमोशंस जो हैं गलत तरीके से इन्वॉल्व है तो वो आपके डिसीजन को क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकता है, जिसके कारण जो है पूरी पब्लिक जो है वो भी इफेक्ट हो सकती है। सो इस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है और ये आप सबको मैं समझता हूं अब थोड़ा क्लियर हो गया होगा। बट सर ये तो आपने एक रेगुलर गो का एग्जांपल बताया, थोड़ा बुकिश वे में समझाइए ना, जो किताबों में इस तरह की बातें नहीं रहती हैं जैसी आप बोल रहे हैं, तो व्हाई नॉट। अब इसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मुझे बताइए, अगर मैं इंटेलिजेंस क्वोशंट या फिर आईक्यू की बात करूं, सो वर्ल्ड में आज तक सबसे ज्यादा आईक्यू किसका रहा है? डेफिनेटली यू विल से सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। उनका आईक्यू जो है नियर अबाउट 200 था। डेफिनेटली यस। तो मुझे बताइए, क्या एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होने के लिए आपका आईक्यू ज्यादा होना चाहिए, हाँ या ना? इंटेलिजेंस क्वोशंट ज्यादा होना चाहिए, हाँ या ना? आप कहेंगे डेफिनेटली यस सर, आईक्यू ज्यादा होना चाहिए। पर मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या इंटेलिजेंस क्वोशंट, आईक्यू ज्यादा होना काफी है एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए? डेफिनेटली नॉट। क्यों? अगर मैं वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू वगैरह का नाम लूं तो इनका भी जो आईक्यू था ये क्या था, काफी ज्यादा था। पर उसके बावजूद हम जानते हैं कि इन्होंने इमोशंस में आकर क्या करी है, काफी सारी गलतियां करी है। तो इसलिए आईक्यू ज्यादा होना चाहिए, पर अगर हम कहें कि आईक्यू ही होना चाहिए तो ये सही नहीं है। आईक्यू के साथ क्या होना जरूरी है, इमोशनल क्वोशंट होना जरूरी है। अब सर ये इमोशनल क्वोशंट क्या होता है? तो आइए इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पर। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है, इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई वंस ओन इमोशंस एंड दोज ऑफ अदर्स। मतलब सर, मतलब कि एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उस कलेक्टर को क्या करना चाहिए, उन कलेक्टर साहिबा को अपनी खुद की फीलिंग्स, इमोशंस और सामने वाले की फीलिंग्स और इमोशंस दोनों को क्या करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। और इसको समझने के बाद उन्हें क्या करना होगा, जो भी टास्क उन्हें मिला है उस पर क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा और इसी के अकॉर्डिंग उन्हें रेगुलेशन और मैनेजमेंट करना होगा। मतलब कि एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपका काम जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराना है और उसको कराने के लिए आपको जो है पहले जिनके ऊपर पॉलिसी लागू हो रही है, सपोज स्वच्छ भारत अभियान, उन लोगों को आपको समझना होगा, उनके इमोशंस को समझना होगा, आपको खुद के इमोशंस को समझना होगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, एक्ट करना होगा। सर समझ तो आ गया, बट थोड़ी क्लैरिटी की जरूरत है, तो व्हाई नॉट। पर इस सेशन को आप थोड़ा और सुनिए तो जो डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं उसी में आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी।
अब सर लेकिन आप तो इमोशनल क्वोशंट क्या होता है ये बताने वाले थे। तो देखिए इमोशनल क्वोशंट कुछ नहीं है, इट इज अ मेजर ऑफ वंस इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करना ही क्या है, इमोशनल क्वोशंट है। सर ये इमोशनल क्वोशंट में क्या क्या आएगा, तो देखिए इमोशनल क्वोशंट और इमोशनल क्वोशंट के अलावा इंटेलिजेंस क्वोशंट, इन दोनों के मेजर पॉइंट्स जो हैं आपके सामने लिखे हैं। अब इमोशनल क्वोशंट EQ को हम आज के सेशन में डिटेल में समझेंगे ही, तो उसके बारे में तो अभी बात नहीं करते, पर IQ की बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है, लॉजिक होता है, लॉजिक के अलावा रीजनिंग होती है और रीजनिंग के अलावा मेमोरी होती है। तो इस तरह की चीजें जो है IQ में आती है जो किसी व्यक्ति को इंटेलिजेंट बताती हैं, लेकिन एज आई सेड इट इज नॉट द ओनली पैरामीटर टू जज इंटेलिजेंस। अब EQ के बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपने EQ क्या होता है और कैसे इमोशंस एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट है ये आपने समझ लिया, बट स्टिल आई थिंक आप सबके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि सर हम जो हैं हम आखिर कैसे इमोशनली इंटेलिजेंट बन सकते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर टू बिकम और डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस। तो समझिए अब इसके लिए अगर मैं बात करूं तो दो मॉडल्स जो हैं लाए गए हैं। एक मॉडल जो है वो कहलाता है मेयर एंड सैलोवेरी एबिलिटी मॉडल, जिसको हम कह सकते हैं 4 डिफरेंट एरियाज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अब देखिए हमारा जो सिलेबस है उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पढ़ने का कहा गया है। तो आपसे दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, पहला 4 डिफरेंट एरियाज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस और दूसरा मेयर एंड सैलोवेरी एबिलिटी मॉडल। अब ये क्या है तो समझेगा, इसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, देखिए जरा 1 2 3 और 4। अब ये चारों के चारों पॉइंट्स क्या हैं, इंटरकनेक्टेड है। मतलब समझेगा ये एक्चुअली में क्या है, ये स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 स्टेप 4 है। तो अगर आप 1 बाय 1 ये चारों पॉइंट्स जो हैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो आप क्या बन जाएंगे, इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाएंगे और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर के जैसे डिसीजन आप ले पाएंगे, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक दोनों का क्या होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। सर आपकी बातें तो ठीक हैं, बट ये 4 पॉइंट्स है क्या, ये तो क्लियर कीजिए। तो चलिए आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। अब इसमें जो लैंग्वेज लिखी है फ्रेंड्स, मैं समझता हूं वो लैंग्वेज जो है समझने में थोड़ी टिपिकल हो जाती है, तो इसलिए हम लैंग्वेज को समझने के लिए क्या समझेंगे, पहले एग्जाम्पल पे आते हैं। अब सी दिस फोटो, आप इस फोटो में क्या देख पा रहे हैं, तो यू विल से सर देयर इज अ चाइल्ड जिसने मुंह बना रखा है और उसके आंसू क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। अब इसके जो फादर हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आंसू असली है कि नकली है। तो अगर ये फादर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये आंसू क्या है, नकली है, क्योंकि वो बच्चा क्या नहीं चाहता, वो बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता। तो ये जो फादर की एबिलिटी है ये क्या है, ये है एबिलिटी टू परसीव इमोशंस। मतलब कि अगर हम बात करें इमोशनल इंटेलिजेंस की तो इसका पहला पार्ट है कि आप जिस पर्सन से बात कर रहे हैं उसके जो इमोशंस हैं उसको क्या करें, आप अंडरस्टैंड करें। पर किससे अंडरस्टैंड करें, तो आप जो हैं उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है या फिर उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस है उनसे क्या करें, इमोशंस को अंडरस्टैंड करें। देखिए अल्टीमेटली एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपको कई सारे क्या करना है, काम करने हैं, पर उन कामों को करने के लिए आपको क्या करना होगा, जिनके लिए आप वर्क कर रहे हैं उनके इमोशंस को आपको अंडरस्टैंड करना होगा। तो इसमें फर्स्ट क्या है, एबिलिटी टू परसीव इमोशंस। सर बात तो समझ में आ गई, बट थोड़ा एक स्टैंडर्ड एग्जांपल दीजिए ना। डेफिनेटली, व्हाई नॉट। अब स्टैंडर्ड एग्जांपल को समझिए। फॉर एग्जांपल पुलिस, मुझे बताइए जब पुलिस के सामने दो लोग आते हैं, एक जो मुजरिम हो और दूसरा जो फरियादी हो, क्या पुलिस जो एक्यूज्ड है इसको और दूसरों को, दोनों में जो डिफरेंस है क्या वो रिकॉग्नाइज कर लेती है? डेफिनेटली यस। तो ये पुलिस की क्या है, ये एबिलिटी टू परसीव इमोशंस है। मैं समझता हूं फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना सेकंड पॉइंट देखते हैं। अब इस सेकंड पॉइंट को समझने के लिए फिर से मैंने आपके सामने एक पिक्चर शो किया है। देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है।
तो इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक वुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और ये उनके क्या हैं, हस्बैंड है, जो कि क्या है, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मेरी वाइफ गुस्से में क्यों है। बाय द वे मुझे ये बताइए, अगर आपकी शादी हो गई है और आपकी वाइफ बहुत गुस्से में है तो आप उस समय क्या करेंगे? डेफिनेटली आप कहेंगे कि सर हम भी वही करेंगे जो आपने बताया, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो वाइफ है वो गुस्से में क्यों है। तो ये क्या है? यही क्या है, एबिलिटी टू यूज इमोशंस टू फैसिलिटेट थिंकिंग है, जिसमें आप क्या करते हैं, जिसमें आप जो है सामने वाले के, मतलब फर्स्ट पॉइंट को याद करिए, परसीव कर लेते हैं इमोशंस को और उसके बाद एक्शन लेने की जगह क्या करते हैं, थिंक करना शुरू करते हैं कि एज अ हस्बैंड क्या मैंने कोई मिस्टेक करी है जिसके कारण मेरी वाइफ जो है गुस्सा है। सर ये तो समझ में आ गया, बट थोड़ा एक स्टैंडर्ड एग्जांपल दीजिए ना। डेफिनेटली, व्हाई नॉट। अब स्टैंडर्ड एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, और उस किंग का एक बहुत ही ज्यादा लविंग बर्ड था। अब ये दोनों एक दिन जो है शिकार पर गए। अब जब शिकार पर गए तो बहुत लंबे टाइम तक इन्हें कोई शिकार नहीं मिला, पर राजा को एकदम से क्या लगने लग गई, प्यास लगने लग गई। उसी टाइम पर राजा को किस्मत से क्या दिख गया, एक कुआं नजर आ गया। अब जैसे ही राजा को कुआं नजर आया वो उसके पास दौड़ कर गए और पानी पीने की कोशिश करने लगे। लेकिन यू नो व्हाट, उस समय क्या हुआ, जो पक्षी था राजा का, उसने उन्हें पानी पीने से रोक दिया। अब मुझे बताइए, वो तो राजा है, अब उनको कोई कैसे रोक सकता है कुछ भी करने से। तो ऐसे में जब बार बार हुआ तब राजा को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उससे अपने ही पक्षी को चीर दिया। अब मुझे बताइए, क्या राजा ने यह सही किया? तो डेफिनेटली नॉट, क्योंकि ऐसा करने के बाद उन्हें बहुत गिल्ट हुआ, पछतावा हुआ और उन्होंने सोचना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और जब उन्होंने बहुत सोचा और ध्यान से देखा तब उन्हें दिखाई दिया कि जो कुआं था उसमें एक सांप का जहर जो है लगातार गिर रहा था। बट हिंदी की एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब राजा को एक्शन लेने के पहले क्या करना था, नंबर 1 जो पक्षी है उसके इमोशंस को परसीव करना था और फिर सेकंड पॉइंट क्या करना था, थिंक करना था। तो एज आई सेड, जो पॉइंट्स है वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है। अब आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पर। इसको समझने के लिए वापस से आपके सामने एक फोटो है, इस फोटो को गौर से देखिए और मुझे बताइए क्या समझ में आ रहा है। तो यू विल से कि सर इस फोटो में एक बॉस है जो बहुत ज्यादा क्या है, एंग्री है। अब ये एंग्री बॉस जो है आपके सामने है, तो मुझे बताइए, मतलब आप एक एम्प्लॉय हो और ये आपके एंग्री बॉस हैं, तो आप क्या करेंगे? डेफिनेटली सबसे पहले आप परसीव करेंगे इनके चेहरे के इमोशंस को, उसके बाद आप थिंक करना शुरू करेंगे और थिंक करने के बाद थर्ड स्टेप जो है आप क्या ढूंढेंगे, आप रीजन ढूंढेंगे कि आखिर हमारे बॉस एंग्री क्यों है। तो आपके बॉस एंग्री इसलिए हो सकते हैं, या तो वो आपके काम से क्या है, डिससेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट नहीं है, या फिर हो सकता है कि उनका घर में क्या हुआ है, अपनी बीवी से झगड़ा हुआ है। तो भाई ये भी कारण हो सकता है। तो ये जो एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड इमोशंस, यही क्या होती है, हमारा पॉइंट नंबर 3 होती है। सर वी आर वेरी क्लियर, परसीव, थिंक एंड अंडरस्टैंड, इस तरह से 3 स्टेप्स में काम होता है। बट अगर हम बात करें तो आखिरी पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो इन तीनों पॉइंट्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, जिसमें आप इमोशंस को मैनेज करने का काम करते हैं ताकि आपका जो भी गोल है आप उसको क्या कर पाए, अच्छे से अचीव कर पाए। अब इसके लिए मैं पहले आपको एक स्टैंडर्ड एग्जांपल समझाता हूं। सपोज आप क्या हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है उसके तौर पर आप काम कर रहे हैं। अब जब आप काम कर रहे हैं तो उसी समय आप देखते हैं कि आपकी एक पॉलिसी चल रही है, मिड डे मील स्कीम, ठीक है, जिसमें दोपहर में छोटे बच्चों को खाना दिया जाता है। अब सपोज उस पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन में
एक बच्चा क्या हो गया है, मर गया है। तो मुझे बताइए आपको कैसा लगेगा? भाई आपको बुरा लगेगा क्योंकि आपका क्या हो गया, नुकसान हो गया और आपके ऊपर इसकी जिम्मेदारी आ गई। पर उसी टाइम पर आपको क्या होगा, आपको सामने वाली जो वुमेन है उनकी फीलिंग्स को भी क्या करना होगा, समझना होगा, क्योंकि उनका क्या हुआ है, उनका अपना बच्चा मर गया है। तो अब ऐसे में आपको क्या करना होगा, अपने और उनके दोनों के इमोशंस को क्या करना होगा, मैनेज करना होगा। आप जो है उनके गुस्से को देखते हुए एकदम से रिएक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको समझना होगा कि उनके इमोशंस क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं। उसके बाद आपको समझने के बाद थिंक करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। फिर आप जो है मैनेजमेंट में उन्हें कहेंगे कि इसके लिए ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होगी। आप अपने चेहरे के हाव भाव को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। आप नहीं दिखाएंगे कि आप क्या हैं, गुस्सा हैं वगैरह वगैरह। और ये कहेंगे उन्हें कि जो भी कल्प्रिट होगा उसे प्रॉपर सजा दिलाई जाएगी। और राजगढ़ का जो केस मैं बता रहा था, जिसमें मैंने शहर नहीं बताया था, उसमें भी यही सिचुएशन जो है थी। तो इसीलिए जो एक सिविल सर्वेंट होता है उसके अंदर ये चारों पॉइंट्स जो है होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका एग्जांपल जो मेरे नोट्स में लिखा है कि अगर आपका किसी से कोई डिफरेंस चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो आपकी जो नेगेटिव फीलिंग्स है वो आपको शोकेस नहीं करना है, आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना है। तो ये हमारा मॉडल था एंड एज आई सेड सारे के सारे कनेक्टेड हैं। तो देखिए इसके लिए भी मैंने आपके सामने एक स्लाइड डाली है जिसमें चारों पॉइंट्स जो हैं वो एक सिंगल स्लाइड में कनेक्टिव फॉर्म में है। आपका होमवर्क है कि ये स्लाइड आप खुद देखें और समझें, और जो बातें आपको समझ में ना आए वो आप कमेंट करके बाद में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एज आई सेड हम आज के सेशन में दो मॉडल्स जो हैं समझने वाले हैं। अब सेकंड मॉडल की अगर हम बात करें तो सेकंड मॉडल में कितनी चीजें हैं, तो 5 चीजें हैं। ठीक है, सेकंड मॉडल है क्या, एलिमेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भी इसका नाम है। और इसको दिया किसने था, डेनियल गोलेमन ने। एज आई सेड इसमें कितने पॉइंट्स हैं, तो इसमें 5 पॉइंट्स हैं। अब मुझे बताइए इसको समझने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में आपने क्या समझा था। डेफिनेटली सर हमने समझा था कि हमें अपने और सामने वाले, दोज ऑफ अदर्स, वंस इमोशन दोज ऑफ अदर, दोनों के इमोशंस को क्या करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। तो यही जो बात है ये पॉइंट्स कवर करेंगे। अब मुझे बताइए क्या कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत गुस्सा आता है और आप कहते हो कि मैं गुस्सा हूं, पर कोई आपसे आकर पूछ ले कि भाई तुम क्यों गुस्सा हो, तो आप कहते हैं मुझे पता नहीं कि मैं क्यों गुस्सा हूं, बस मैं गुस्सा हूं। या फिर आपको अंदर से बहुत चिढ़ मचती है और कोई आपसे पूछता है कि तुम चिढ़ क्यों रहे हो, तो तुम कहते हो मुझे चिढ़ मच रही है। तो क्या ऐसा होता है, डेफिनेटली ऐसा कई बार होता है। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि आपके अंदर क्या नहीं है या हमारे अंदर क्या नहीं है, तो सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। अब क्या ये सही है, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि अगर हम अपने ही इमोशंस से क्या नहीं है, वाकिफ नहीं है, तो हम दूसरों के इमोशंस को भी नहीं समझ पाएंगे। समझिएगा, बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपका मेन टास्क होता है कि जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां के लोगों के इमोशंस को समझे। पर अगर आप अपने ही इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप दूसरों के इमोशंस को कैसे समझेंगे। सो इट इज द स्किल ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ एंड अंडरस्टैंडिंग वंस इमोशंस एज दे अकर एंड एज दे इवॉल्व। इससे क्या होता है, अगर हम बात करें तो हम अगर अपने खुद के इमोशंस नहीं समझ पा रहे हैं तो ये क्या करता है, ये हमारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस को अफेक्ट करता है और इससे क्या हो सकते हैं, दंगे राइट्स भी हो सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस के बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या है, सेल्फ रेगुलेशन। अब देखिएगा जो 5 पॉइंट्स हैं इसमें जो लास्ट के 4th और 5th पॉइंट में बताऊंगा, ये दोनों बात करते हैं किसकी, दूसरों के इमोशंस को समझने की। और जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है ये दोनों बात करते हैं किसकी, अपने खुद के इमोशंस को समझने की। इसीलिए यहां पर वर्ड क्या है, यहां पर वर्ड है सेल्फ। अब सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए हमारी जो फीलिंग आती है,
हमें सबसे पहले उसके बारे में क्या समझना होता है, नेचर समझना होता है कि हमें कैसी फीलिंग आ रही है, हमें लविंग फीलिंग आ रही है या फिर हमें हेट्रेड गुस्से की फीलिंग आ रही है। जब भी हमें कोई फीलिंग आती है तो उसकी क्या होती है, उसकी एक फिक्स इंटेंसिटी होती है, मतलब बहुत गुस्सा आ रहा है या फिर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। और यही इंटेंसिटी जो रहती है इसको हम फिर क्या कर देते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो इन सब का हमें क्या करना है, सेल्फ मैनेजमेंट करना है। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत बुकिश हो रहा है, तो चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। अब अगर आप जो है थोड़ी न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं तो आई थिंक आपने पढ़ा होगा कि इंडियन आइडल में एक कंटेस्टेंट ने क्या करा, एक कंटेस्टेंट ने अपने जज को ही क्या कर लिया, किस कर लिया। और उसके लिए जब उससे बाद में पूछा गया तो उसने कहा कि मैं बहुत हैप्पी फील कर रहा था तो मुझसे अनजाने में ऐसा हो गया। एंड लेट मी टेल यू कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। जो अदर जजेस थे उन्होंने ये तक कह दिया था कि इसको क्या करना चाहिए, पुलिस में दे देना चाहिए। पर जिस जज को किस किया गया था उन्होंने इस मामले को बहुत लाइटली क्या करा, खत्म कर दिया। तो यहां पर उस कंटेस्टेंट का क्या गलत हो गया, तो उसका जो एक्सप्रेशन था वो एक्सप्रेशन क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसीलिए आपके जो इमोशंस है उनका नेचर, इंटेंसिटी और एक्सप्रेशन, इन सब का मैनेज करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, आपसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन में भी बड़ी बड़ी गलतियां हो सकती हैं। सो इट इज अबाउट कंट्रोलिंग वंस इमोशन, दैट इज इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग क्विकली वन कैन रेन इन वंस इमोशन एंड थर्स विल थिंक बिफोर रिस्पॉन्डिंग। सर ये तो आपने जो लास्ट वाला मॉडल समझाया था उससे करीब करीब सिमिलर ही लग रहा है। तो डेफिनेटली सिमिलर लगेगा क्योंकि दोनों मॉडल से बताते हैं अलग अलग तरीके से थोड़ा थोड़ा कि कैसे आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन सकते हैं। अब भाई ये तो क्या है, थ्योरी है, ये तो क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो एक ही चीज पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी है जो अपनी अपनी जगह क्या है, सही है। अब आते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है, इंटरनल मोटिवेशन। अब इसको समझने के लिए मुझे बताइए, अभी आप ये सेशन सुन रहे हैं तो इस सेशन को सुनने में क्या आपके ऊपर कोई फोर्स है या आपके सामने कोई डंडा लेकर बैठा हुआ है जिसके कारण आप ये सेशन सुन रहे हैं? तो आप कहेंगे डेफिनेटली नॉट सर, हमारी खुद की विल है कि हम ये सेशन जो है सुने। अब मुझे बताइए आप ये सेशन क्यों सुन रहे हैं? तो आप कहेंगे कि सर हमारे अंदर मोटिवेशन है क्या बनने का, एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने का, और हमें लगता है कि आपका ये जो सेशन है उसमें हमें हेल्प करेगा, तो इसलिए हम इस सेशन को सुन रहे हैं। या फिर 2020 में जो कोरोना में लॉकडाउन हुआ उसमें भी आपने से कई लोगों ने क्या करी होगी, अपनी स्टडीज कंटिन्यू करी होगी जबकि कोई प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही थी। तो ये क्या है, ये आपके अंदर का इंटरनल मोटिवेशन है। तो अगर हमें अपने किसी भी गोल को अचीव करना है तो हमें क्या करना आना चाहिए, हमें मुश्किल से मुश्किल सर्कमस्टांसेस में अपने आप को मोटिवेट करना आना चाहिए। और यही क्या होता है, इंटरनल मोटिवेशन होता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स वंस पर्सनल ड्राइव टू improve and achieve, commitment to one's goal, initiative or readiness to act on opportunities and optimism and resilience. As I said, वही सब बातें हैं, बस थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में लिखी हुई हैं। अब आते हैं हम अपने फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट पे। एज आई सेड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट फोकस किस पे करेंगे, तो ये फोकस कर रहे हैं दूसरों के इमोशंस को समझने में। तो फोर्थ पॉइंट जो है इसका मेन वर्ड क्या है, एम्पैथी। अब आप कहेंगे सर हमने तो एक दूसरा वर्ड सुन रखा है जो कि होता है सिंपैथी। ये एम्पैथी क्या होता है इसका हमें आइडिया नहीं है। तो सिंपैथी क्या होता है समझिएगा, तो उसी से आपको एम्पैथी समझ में आएगा। तो मुझे बताइए, सपोज आप जो है एक रोड पर जा रहे हैं और उसी समय आपको एक बहुत ही गरीब जो है और भूखा बच्चा जो है दिखाई देता है, तो मुझे बताइए आपके अंदर से कैसी फीलिंग आएगी? आप कहेंगे हाय कितना गरीब बच्चा है, काश बेचारे को खाना मिल जाता तो ये भूखा नहीं होता। तो ये क्या है, ये सिंपैथी है। बट टेल मी, क्या एक सिविल सर्वेंट होने के नाते बस ये सिंपैथी होना आपके अंदर काफी है?
डेफिनेटली नॉट। आपको इसके अलावा क्या चाहिए? इसके अलावा आपको चाहिए एम्पैथी। अब एम्पैथी क्या होती है समझेंगा, अगर उसी भूखे बच्चे को देखकर आपके अंदर ये फीलिंग आती है कि मुझे इस बच्चे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस बच्चे की जगह मेरा बच्चा होता और वो भूखा होता तो मुझे कैसा लगता। तो ये क्या है? ये एम्पैथी है, जो सिंपैथी से क्या है, एक स्टेप आगे है। तो एज अ सिविल सर्वेंट हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? एम्पैथी होना चाहिए, ना कि सिंपैथी। हमारी सिंपैथी किसी को नहीं चाहिए। अब एम्पैथी का ये तो मैंने क्या बताया, एक रेगुलर गो का एग्जाम्पल बनाया, पर इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कहूं तो एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं। सपोज आप जो है, अगर मैं पूछूं कि पुलिस जो है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, तो आप कहेंगे सर पुलिस काम नहीं करती, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह। बट लेट मी टेल यू, बिफोर अब्यूजिंग द पुलिस यू शुड पुट योरसेल्फ इन देयर शूज। भाई पुलिस वो होती है जो दिवाली दशहरा सब पर क्या करती है, लगातार काम करती है। उनके पास कोई संडे नहीं होता, कोई हॉलीडेज नहीं होते, और फेस्टिवल सीजन में तो ज्यादा ड्यूटीज लगती हैं, और उनके डेली के कोई फिक्स आवर्स भी नहीं होते, और काम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी होता है। कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे टफ जॉब जो है पुलिस का ही होता है। तो उन्हें अब्यूज करने के पहले हमें अपने आप को उनकी जगह रखकर देखना चाहिए, और यही क्या होती है? एम्पैथी होती है, जिसमें आप खुद को दूसरों के जूतों में रखकर देखते हो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होने के नाते ये स्किल होना आपके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। अब एम्पैथी के बाद लास्ट क्या होता है? सोशल स्किल्स। अब सोशल स्किल क्या होता है समझेगा, इट इज एप्लीकेशन ऑफ एम्पैथी। एप्लीकेशन ऑफ एम्पैथी मतलब सर देखिए, अगर आपके अंदर एम्पैथी है मतलब किसी अदर पर्सन के लिए, क्योंकि आप खुद को जो है उसकी जगह रखकर देख रहे हो, तो आपके अंदर ये फीलिंग जनरेट हो रही है कि मुझे इसके लिए काम करना है। तो इसी को जब आप करोगे, अप्लाई करोगे, तो यही क्या है? एप्लीकेशन ऑफ एम्पैथी है। सर इसका क्या एग्जाम्पल होगा? तो इसका एग्जाम्पल हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, वही एग्जाम्पल जो हमने मिड डे मील वाला समझा था एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, वही यहां पर लागू हो जाएगा। जैसे देखिए, हैंडलिंग द पोजीशन एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन अ केस वेयर सम चिल्ड्रन डाइड फ्रॉम द मिड डे मील स्कीम। तो ये सेम एग्जांपल जो है यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं? इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आप क्या कर रहे हैं? इसमें आप वही कर रहे हैं, सामने वाली जो मदर है जिनके बच्चे मरे हैं उनकी फीलिंग्स को समझने के लिए अपने आप को उनकी जगह रख के देख रहे हैं कि अगर मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत हो जाता तो मुझे कैसा लगता। और डेफिनेटली जब ये थॉट आएगा तो आप एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि आपने उनको क्या करा है? अपना मान लिया है। तो यही क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस का डेनियल गोलेमन का मॉडल है, जो कहते हैं कि ये पांचों चीजें अगर आपके अंदर हैं तो आप क्या बन जाएंगे? इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाएंगे। सो इस तरह आज का जो सेशन है उसमें हमने इमोशनल इंटेलिजेंस के बेसिक्स को क्लियर करा, जिसमें हमने पहले इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन समझी, फिर EQ और IQ के बीच का डिफरेंस समझा, और फिर इसके दो मॉडल्स जो हैं हमने समझे, पहला मेयर एंड सैल्वरी मॉडल और दूसरा डेनियल गोलेमन मॉडल। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम फ्रेंड्स जो हमारा सिलेबस है उसमें गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन होता है, यूटिलिटी होती है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको भी हम जो है समझने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद जो है आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।